क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 अहमदनगर का किला पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 वसंत पाठ्य पुस्तक से जो भी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, वह पूरा हो चुका है। अब बेटा आपको आज से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है बेटा भारत की खोज। भारत की खोज पाठ्य पुस्तक जो है बेटा ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी है और ये पुस्तक बेटा अहमदनगर के किले के जेल में लिखी गई है। अब चलिए देखिए बेटा कि पाठ 1 में क्या है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बेटा कि ये जो यात्रा है जेल यात्रा, ये मेरी 9वीं जेल यात्रा है और हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से भी अधिक हो चुका है। इस जेल में आए हुए कौन सा जेल? अहमदनगर का जो किला है, किले का जेल। मुझे यहाँ आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं इस जेल में पहुँचा था तो जो दूज का चांद होता है उसने मेरा स्वागत किया था, उसने मेरा स्वागत किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था। तब से जब हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे ये आभास हो जाता कि आज क्या हो गया है, आज मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था और जब नया चांद उगता तो मुझे ये याद आ जाती, ये आभास हो जाता, मुझे पता चल जाता कि आज मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। कहते हैं लेखक कि चांद जो है वह मेरा सहचर है, मतलब मेरे साथ विचरण करने वाला है, मेरा साथी है और ये चांद ही मुझे याद दिलाता है कि अभी अंधेरा है तो उजाला भी होगा। ये चांद मुझे ये बताता है, ये याद दिलाता है कि अभी अगर अंधेरा है तो इसके बाद उजाला भी अवश्य होगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 2 पर। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। कहते लेखक कि दूसरी जेलों की तरह मैंने यहाँ पर भी बागवानी का काम शुरू किया। जैसे मैं और जेलों में बागवानी करता था वैसे मैंने यहाँ पर भी बागवानी करना शुरू किया। मैं घंटों तक तपती हुई धूप में भी फूलों के लिए मैं क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। और यहाँ की जो है अहमदनगर किले की जो मिट्टी है वह बहुत ख़राब थी। कहते लेखक कि यहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली मिट्टी थी, साथ ही साथ पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। अब बेटा यहाँ पर जो है लेखक अहमदनगर किले का एक इतिहास बताने जा रहे हैं। लेखक ने कहा कि जैसे मैं अन्य जेलों में मैं बागवानी करता था, जेल में रहकर मैं फूलों के लिए क्यारियाँ बनाता था, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी बागवानी का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पर इस जेल की जो मिट्टी है वो बहुत ख़राब थी, पथरीली थी। अब चूंकि ये जो ज़मीन है ये इतिहास स्थल है और बीते दिनों में अतीत में न जाने कितने युद्ध
और राजमहलों की दुर्विसंधियाँ देखी होंगी। तो यहाँ का इतिहास पुराना नहीं है। अब देखिए बेटा, वो एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अहमदनगर किले से जुड़ी है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। यहाँ पर बेटा चांद बीबी की जो है चांद बीबी की जो साहस की कहानी है उसके बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं लेखक कि यहाँ जो इससे जुड़ी एक घटना है वो याद ये आती है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी, जिसने इस किले की रक्षा करने के लिए अकबर के शाही सेना के खिलाफ हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन अंत में उसकी हत्या जो है उसके ही अपने एक आदमी के द्वारा हो जाती। यही घटना है बेटा जो अहमदनगर किले से जुड़ी है। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले हैं। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। कहते हैं कि खुदाई जब हुई तो खुदाई के बाद जो है जमीन की सतह से नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, कुछ गुंबदों के और कुछ इमारतों के, मतलब कुछ प्राचीन दीवारों के जब खुदाई हुई तो उसमें जो है जमीन की सतह में कुछ प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों के हिस्से और कुछ इमारतों के हिस्से मिले। मैं बहुत दूर किले की बता रहे हैं बात लेखक कि मैं उस किले में बहुत दूर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसकी मंजूरी अधिकारियों से नहीं मिली थी। भाई अधिकारियों से मंजूरी मिलती थी तभी वो लोग आगे बढ़ सकते थे, तो अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं थी और साथ ही साथ इस काम को जारी रखने के हमारे पास साधन नहीं थे। क्योंकि बेटा जो भी ये काम था खुदाई का उसके लिए साधन की आवश्यकता थी और साधन उनके पास थे नहीं। तो लेखक कहते हैं कि अब चूंकि अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं थी और काम को आगे जारी रखने के लिए मेरे पास साधन भी नहीं थे, तो अंततः मैंने क्या किया कि मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। मैंने कुदाल छोड़ दिया, मतलब मैंने बागवानी का काम छोड़ दिया और मैंने कलम उठा ली। पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। कहते हैं लेखक कि मैंने कलम तो उठा लिया अब, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से, कर्म के द्वारा मैं वर्तमान मतलब चल रहा समय को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। भाई उन्होंने कहा कि मैंने बागवानी छोड़ दिया क्योंकि अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं थी, साथ ही साथ मेरे पास साधन नहीं थे, इसलिए मैंने कुदाल छोड़ के कलम उठा लिया। लेकिन कलम उठाने के बाद मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। क्यों? तब तक नहीं लिख सकता जब तक कि मैं आज़ाद नहीं हो जाता। जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता हूँ कर्म के माध्यम से, जब तक मैं वर्तमान के अनुभव को अपना हिस्सा नहीं बना लेता हूँ, क्योंकि कुछ लिखने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तब तक मैं नहीं लिख सकता। फिर कहते हैं लेखक कि ना ही पैगंबर की भूमिका इख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता तब तक मैं नहीं लिख सकता हूँ। और फिर मैं
और ना ही मैं पैगंबर की भूमिका इख्तियार कर सकता हूँ, मतलब कि ना ही मैं किसी प्रभु की भूमिका मैं इख्तियार कर सकता हूँ। फिलहाल मैं जो हूँ भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। अब लेखक ने कहा लेखक ने कि मैंने कलम तो उठा ली, लेकिन मैं क्या लिखूं? मैं वर्तमान के बारे में लिख नहीं सकता हूँ। फिर मैं पैगंबर की भूमिका को भी जो है अख्तियार नहीं कर सकता हूँ, पैगंबर की भूमिका को भी मैं अपना नहीं सकता हूँ। फिलहाल मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। फिर कहते हैं लेखक, लेकिन अब बचा अतीत जो हमारा बीत गया अतीत, लेकिन मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार की तरह से, किसी विद्वान की तरह से मैं विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मतलब लेखक का कहना है बेटा कि मैं वर्तमान के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता। मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, ना ही मैं पैगंबर की भूमिका को ही अख्तियार कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अतीत बचा, अब अतीत, वर्तमान और भविष्य तो चला गया, अब बचा अतीत। मैं अतीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी इतिहासकार की तरह या मैं किसी विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह से अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। आखिर में लेखक ने कह दिया कि मैं पहले की तरह ही आज का विचार क्रियाकलाप के साथ संबंध स्थापित करके, जो आज है कि के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में मैं कुछ लिख सकता हूँ। और गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। कि जो भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तो गेटे ने कहा कि इस तरह का जो इतिहास है, इतिहास लेखन, वह जो अतीत का जो बाहरी बोझ है उससे किसी सीमा तक राहत दिलाता है। मुझे मतलब कि हमें अपने अतीत के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे भारत में पिछला क्या अतीत रहा है हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ये राहत दिलाता है। इस तरह का जो इतिहास लेखन है वह अतीत के बारे में, अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब है अतीत का दबाव टॉपिक। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। कहते हैं दबाव भला हो या बुरा है, लेकिन दोनों तरह से वह अभिभूत करता है। कभी कभी यही दबाव क्या हो जाता है, दम घोटू हो जाता है, हमारे लिए असहनीय हो जाता है यही दबाव। और ख़ास तौर पर तो उन लोगों के लिए ज़्यादा ही असहनीय होता है कि जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती है। उदाहरण जैसे उन्होंने कहा मसलन, मतलब जैसे उदाहरण भारत और चीन की सभ्यताएं, भारत और चीन की सभ्यताएं। फिर लेखक कहते हैं क्लास 8, यहाँ से बेटा ध्यान दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि आखिर मेरी विरासत क्या है। आखिर में मतलब उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, आखिर मेरी विरासत है क्या, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मतलब मुझे क्या मिला है, विरासत के रूप में मुझे क्या मिला है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया। कहते हैं कि क्या मैं उन सब का हूँ जिसको मानवता ने दसियों हजार साल पहले ही जो है हासिल कर लिया था, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, या फिर उसकी विजयों के उल्लास का उत्तराधिकारी हूँ, या फिर उसकी पराजयों की सुख दुखद यंत्रणा का
मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। लेखक ने कहा कि मेरी विरासत क्या है। विरासत बेटा जो अपने पैतृकों से मिलती है। तो हमारी विरासत क्या, मतलब हमें विरासत में क्या मिला है। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या इन बातों का कि जिसे मानवता ने दसियों हजार साल पहले हासिल किया था, मतलब जिसको कि हमारे यहाँ के महाभारत के मानवता ने 10,000 साल पहले हासिल किया था, उसका उत्तराधिकारी हूँ, या जो विजय की खुशी का उत्तराधिकारी हूँ, या जो लोग पराजय हो गए और उसकी दुखद यंत्रणा का उत्तराधिकारी हूँ, या मानव ने जो हैरत अंगेज आश्चर्यचकित कर देने वाले जो साहसिक कार्य जो उन्होंने शुरुआती युगों में पहले की थी, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। लेखक बेटा स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे विरासत में क्या मिला है। फिर कहते हैं कि जो अभी जारी है हमें आकर्षित करती और मैं इन सब का उत्तराधिकारी हूँ। मतलब कि मैं उन पराजयों का भी उत्तराधिकारी हूँ, मैं जो विजय प्राप्त हुई उसकी खुशी का भी उत्तराधिकारी हूँ, और साथ ही साथ जो हैरत अंगेज साहसिक कार्य किए गए मैं उसका भी उत्तराधिकारी हूँ, मैं उसका भी वारिस हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी, फिर जिसमें पूरी मानव जाति एक साथ है साझेदारी, मैं उसका भी वारिस हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। कहते हैं लेखक कि हम भारतवासियों की जो विरासत है, भारतवासियों के बारे में उन्होंने कहा है कि भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है। मतलब भारतवासियों को विरासत में जो मिला है उसमें एक खास बात है, वह अनोखी नहीं है। वह खास बात अनोखी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरों से एकदम अलग नहीं होता है। कोई व्यक्ति दूसरों से एकदम अलग नहीं होता है। हाँ, एक बात है हम लोगों पे विशेष रूप से लागू होती है, वो ये लागू होती है कि हमारा रक्त मांस अस्थियों में जो समाई है, एक बात ये लागू होती, हम दूसरों से एकदम अलग नहीं हैं, औरों से एकदम अलग नहीं है। लेकिन एक बात है जो विशेष रूप से लागू होती, वह यह है कि हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब कि हम सब एक हैं। लेखक का कहने का मतलब है कि हम औरों से एकदम अलग नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम सब के रक्त में मांस में अस्थियों में एक ही बात समाई हुई है, एक ही बात है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। लेखक ने आखिर में कह दिया बेटा कि एक विशेष विरासत का विचार, एक विशेष विरासत का विचार, फिर वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में जो है घर किए हुए हैं। मेरे मन के घर में, मेरे मन में एक बात है, एक विचार है जो वर्तमान पर इसे लागू करने की बात है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती। मतलब मैं क्या लिखूं। लेखक कहते हैं मैं क्या लिखूं। एक तो विषय, किस विषय पर लिखूं, इसकी कठिनाई, साथ ही साथ जटिलता मुझे भयभीत करती। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। लेखक ने कहा कि मैं लिखूंगा और सतही तौर पर मैं इसका स्पर्श भी कर सकता हूँ। तो ये था बेटा अतीत का दबाव, जिसमें लेखक ने अपने विरासत के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही साथ अतीत का भार भी आपने पढ़ा। साथ ही साथ बेटा इस पाठ से आपको ये पता चलता है कि लेखक ने बागवानी का काम क्यों छोड़ दिया।
फिर लेखक को विरासत के रूप में क्या प्राप्त हुआ है और लेखक क्या लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा क्लास 8 ये कठिन है भारत की खोज। जैसे आपकी पिछली कक्षाओं में जो पूरक पाठ्य पुस्तक थी, बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, तो उस तरह से तो बेटा नहीं है। आपको इसे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने बेटा अपने भारत के बारे में। तो पाठ 1 बेटा आज आप पढ़ेंगे और स्वयं भी समझने का प्रयास करेंगे।